हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास 12th होम साइंस सब्जेक्ट यानी गृह विज्ञान चैप्टर नंबर 11 है ये आपकी बुक का आतिथ्य प्रबंधन। इससे पहले के सारे चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें हमारा, जो क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप नाम से है। यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स जो भी एग्जाम से संबंधित लेटेस्ट अपडेट है वो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जितने भी चैनल के वीडियो लिंक्स हैं वो सारे भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, यूजर आईडी है एकलव्य स्टडी पॉइंट। जो भी आपके क्वेश्चन आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। वेबसाइट जरूर विजिट करें जो eklavyastudypoint.com नाम से है। यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज थ्योरी नोट्स, एमसीक्यू क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहाँ पर देख सकते हैं और पीडीएफ नोट्स जो है वो भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए चैप्टर का पहला टॉपिक देखते हैं, आतिथ्य प्रबंधन का महत्व, यानी आतिथ्य प्रबंधन क्यों इम्पोर्टेंट है। भारतीय सभ्यता में अतिथियों को अतिथि देवो भव के रूप में भगवान के समान माना जाता है। आधुनिक समय में यात्राओं की संख्या बढ़ने के कारण सत्कार की मूलभूत सेवाओं की आवश्यकताओं में भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो भारत में शुरू से ही आप देखेंगे जो अतिथि होते हैं उनको देवता के समान माना जाता है, उनका स्वागत किया जाता है। लेकिन आज की जो वैश्विक दुनिया है, वैश्विक दुनिया में भाई बाहर से भी बहुत सारे लोग हमारे देश में आते हैं, ठीक है, और यहाँ पर रहते हैं। तो इसलिए ये जो आतिथ्य प्रबंधन है ये जरूरी हो जाता है कि भाई हम उन्हें एक ऐसा व्यवहार दें जिससे वो बार बार हमारे यहाँ पर आए। और इससे क्या होता है, आर्थिक गतिविधियां भी संपन्न होती हैं, लोगों को व्यवसाय भी मिलता है। तो आज के समय में देखें तो बिजनेस के तौर पे भी आतिथ्य प्रबंधन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आतिथ्य प्रबंधन की आवश्यकता के कारण क्या हैं, तो देखिए वैश्वीकरण के साथ लोग विभिन्न उद्देश्यों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते हैं, जिसमें आतिथ्य उद्योग को महत्व बढ़ा है। ठीक है, तो आज के टाइम में आप देखेंगे आतिथ्य जो है एक व्यापार और उद्योग के रूप में भी आगे बढ़ रहा है। तो इसमें आप देखेंगे सांस्कृतिक और पर्यटन, विभिन्न स्थानों की यात्रा करते हैं लोग, विभिन्न संस्कृतियों का अनुभव करते हैं, इमारतों को देखना जो पहले की बनाई गई हैं, एंशिएंट टाइम की बनाई गई हैं। और वन्य जीवन पर्यटन, ठीक है, तो वो कई सारे लोग जो होते हैं अलग अलग क्षेत्रों के जो वन्य जीव होते हैं उनसे काफी प्रभावित होते हैं, उन सबको देखने के लिए भी आते हैं। धार्मिक यात्राएं करते हैं बहुत सारे लोग, जैसे धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए, और धार्मिक उत्सव जैसे कुंभ मेला, गणपति उत्सव हो गया, दिवाली वगैरह का फेस्टिवल हो गया। तो ये सब चीज़ों को लोग देखना पसंद करते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और भाग लेते हैं। व्यापारिक उद्देश्य, तो व्यापारिक बैठकें, यानी एक देश से दूसरे देश में या एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग व्यापारिक गतिविधियों के लिए जाते हैं, तो उनके रहन सहन के लिए जो है ये सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सम्मेलनों और डीलिंग के लिए विभिन्न देशों की यात्राएं करना, ठीक है, तो व्यापारिक उद्देश्य भी है आजकल आतिथ्य प्रबंधन के लिए। चिकित्सा पर्यटन भी काफी बढ़ा है, दूसरे देशों में स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए यात्रा करना, यानी एक देश से दूसरे देश में लोग इसलिए भी जाते हैं क्योंकि वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होती हैं, ठीक है, तो वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी लेने के लिए भी लोग क्या करते हैं, यात्राएं करते हैं। शिक्षा, विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूसरे देशों में यात्रा करते हैं, तो शिक्षा भी जो है एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, एक देश से दूसरे देश में जाना। आतिथ्य उद्योग का विकास, ठीक है, तो आतिथ्य अगर हम उद्योग की बात करें तो उसका विकास कैसे हुआ। तो हमने जो भी उपरोक्त सभी आयोजन देखे, समारोह में भाग लेने वाले यात्रियों को आरामदायक, सुरक्षित और स्वच्छ स्थानों पर रुकना होता है। तो जितनी भी हमने चीजें देखी, चाहे वो धार्मिक रूप पे हो, सांस्कृतिक पे लोग यात्राएं करते हो, पर्यटन के रूप में लोग यात्रा करते हों, या चिकित्सा करवाने आते हो, या शिक्षा ग्रहण करने आते हो, तो इन सब चीज़ों के लिए जो है लोगों को जगह चाहिए होती है, ठीक है ना, तो आरामदायक, सुरक्षित, स्वच्छ स्थानों की जरूरत होती है। तो इस प्रकार आतिथ्य उद्योग एक घर दूसरे घर की सुविधा के रूप में विकसित हुआ है। यानी आतिथ्य उद्योग क्या करता है भाई, उन लोगों को रहने के लिए घर देता है, घर जैसी सुविधा देता है, ठीक है, तो इसलिए जो है आतिथ्य उद्योग का जो है विकास होना शुरू हुआ और यह तीव्र गति से विकसित हो रहा है उद्योग है। तो आज के समय में देखेंगे तो ये जो उद्योग है वो बहुत तेजी से जो है विकसित भी हो रहा है। पर्यटक क्या होते हैं, तो वह व्यक्ति जो किसी दूसरे स्थान की यात्रा करता है, अस्थायी रूप से ठहरता है, तो उसे क्या कहा जाता है, पर्यटक कहा जाता है। तो पर्यटक जो है सबसे इंपॉर्टेंट है आतिथ्य उद्योग के लिए। आतिथ्य सेवाएं और प्रतिष्ठान कौन कौन से हैं, तो देखिए आतिथ्य अतिथि तथा मेजबान के बीच का संबंध है। यह एक असत्कारशील व्यवहार है जिसमें अतिथियों का उदारता पूर्वक, मित्रता पूर्वक स्वागत करना, उनका मनोरंजन करना, ठीक है, और उन्हें शिष्टापूर्ण सेवाएं प्रदान करना सम्मिलित होता है। ठीक है, तो आतिथ्य क्या होता है भाई, एक अतिथि होता है और एक मेजबान होता है। ठीक है, तो अतिथि जो आते हैं, मेजबान जो होता है भाई उसके स्वागत की तैयारियां करता है, ठीक है, उनके लिए ऐसी फैसिलिटी क्रिएट करता है जिससे वहाँ पे उनको सारी सुविधाएं मिले और कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है,
तो ये क्या है, ये एक तरह से क्या देख सकते हैं आज के टाइम में क्या बन गया है, एक उद्योग बन गया है। ठीक है, लोग पैसे लेते हैं और उसके बदले में जो वो सारी सुविधाएं देते हैं जो किसी व्यक्ति को एक स्थान पर चाहिए होती हैं। आतिथ्य सेवाएं प्रदान करने वाले मुख्य प्रतिष्ठान कौन कौन से हैं, तो देखिए आप, होटल होते हैं, तो बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान जो रहने का स्थान देते हैं, भोजन देते हैं, तथा और भी जो भी अन्य इंपॉर्टेंट सेवाएं होती हैं वो सारे प्रदान की जाती हैं होटल के अंदर। तो होटल जो है आतिथ्य प्रबंधन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। फिर आता है मोटल। होटलों से छोटे प्रतिष्ठान जो कमरे के पास पार्किंग की सुविधा प्रदान करते हैं, ये कमरे का दरवाजा सीधे पार्किंग के स्थान में खुलता है। ठीक है, तो मोटल क्या होते हैं भाई, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर लोगों को क्या मिलता है, कमरा मिलता है और पार्किंग मिलती है, वो लोग वहाँ पर रात गुजार सकते हैं। ठीक है ना, जो भी रिफ्रेशमेंट वगैरह करना चाहें कर सकते हैं और उसके बाद फिर वो वहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, तो वो मोटल होते हैं। फिर आता है आवास या लॉज कहा जाता है जिसे, तो मुख्य रूप से किराए पर सोने का स्थान प्रदान करता है जहाँ पर भोजन और अन्य सेवाएं उपलब्ध हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। ठीक है, तो लॉज क्या है, रहने के लिए किराए पर और सोने का स्थान दिया जाता है कि रात भर आप वहाँ पर गुजार सकते हैं। तो वहाँ पे खाने वगैरह की भी सुविधाएं दी जाती हैं या आप बाहर से भी खाना वगैरह खा सकते हैं। सैरगाह, रिजॉर्ट, बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो सुख सुविधाओं के आकर्षण के लिए जाने जाते हैं, यहाँ अनेक प्रकार की सुविधाएं और खेल की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। तो रिजॉर्ट जो होते हैं वो बड़े पैमाने के रिजॉर्ट होते हैं, यहाँ पर बहुत सारी जो है फैसिलिटी भी दी जाती हैं। सुसज्जित फ्लैट, ऐसी सुविधाएं जहां अतिथि अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं और सभी उपेक्षित सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। तो सुसज्जित फ्लैट भी होते हैं भाई, फर्निश्ड फ्लैट मिलते हैं, आप बिल्कुल घर की तरह रह सकते हैं। ठीक है, जो भी आप चीज़ वहां पर करना चाहें घर में जैसे करते हैं, तो वो सारी सुविधाएं जो वहां पर दी जाती हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, सुसज्जित फ्लैट। फिर आता है सुसज्जित शिविर जिसे कैंप कहा जाता है, प्राय उन लोगों को आतिथ्य प्रबंधन करता है जो जोखिम भरे खेलों जैसे ट्रैकिंग हो गया, राफ्टिंग हो गया, ठीक है ना, और आपका क्लाइंबिंग हो गया, में भाग लेते हैं। यानी जो काम, जो आतिथ्य जो होते हैं, जो जोखिम भरे काम करना चाहते हैं, ठीक है, जो आउटिंग वगैरह करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो होता है कैंप जैसी सुविधाएं भी दी जाती हैं। तो वहां पर वो क्या कर सकते हैं, जो भी अपनी गतिविधियां हैं, रोमांचक गतिविधि, वो सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, अन्य क्षेत्र जहां आतिथ्य सेवाएं दी जाती हैं, तो और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां आतिथ्य सेवाएं होती हैं। तो आतिथ्य सेवाएं केवल पारंपरिक प्रतिष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये निम्नलिखित क्षेत्रों में भी प्रदान की जाती हैं, जैसे सेवा उद्योग, सम्मेलनों में, ठीक है ना, सभाओं में, थीम पार्क जैसे उद्यान वगैरह हो गए, और समुद्री पर्यटन, क्रूज वगैरह हो गए। ठीक है, तो ये भी क्षेत्र हैं जहाँ पर सेवाएं दी जाती हैं, जहाँ पर लोग जाते हैं तो वहाँ पे उनको वहाँ पे क्या दी जाती है, रहने की सुविधाएं, खान पीन की सुविधाएं, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। तो सेवा उद्योग में भी ये चीज़ देखने को मिलेगी आपको। संस्थागत क्षेत्र में भी देखने को मिलता है, जिसमें आतिथ्य गृह मिल जाएगा आपको, अस्पताल वगैरह में भी चीज़ें देखते हैं आप, छात्रावास वगैरह हो गया, तो ये सारी चीज़ें भी जो आतिथ्य सेवाएं देती हैं। आतिथ्य चक्र और आतिथ्य उद्योग के क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो देखिए आतिथ्य उद्योग के विभाग क्षेत्र जो हैं, तो आतिथ्य उद्योग कई परस्पर जुड़े हुए क्षेत्रों से मिलकर बना है। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका आतिथ्य के बहुत सारे क्षेत्र हैं, अलग अलग क्षेत्रों को जोड़कर जो हम आतिथ्य क्षेत्र कह सकते हैं। तो इसमें देख सकते हैं आप, पर्यटन जो होता है ये भी आतिथ्य क्षेत्र है, यात्रा और स्थलों की खोज करी जाती है। आतिथ्य सत्कार मनोरंजन, तो अतिथियों का मनोरंजन करना होता है यहाँ पर। बैठकें तथा घटनाएं जैसे सम्मेलन हो गए, सभाएं हो गए, समारोह का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आतिथ्य प्रबंधन का एक तरह से उदाहरण है। आवास प्रमुख कार्यालय जैसे ठहरने की व्यवस्था हो गई, होटल मोटल आदि। ठीक है, भोजन व पेय पदार्थ जैसे खान पान की सुविधाएं, तो ये सारे क्या हैं, आप देखेंगे आतिथ्य उद्योग ही हैं। तो यहाँ पर हर जगह इन सारी चीजों, इन जगहों पर जो है जो अतिथि जाते हैं और जिस हिसाब के क्षेत्र होते हैं उस तरफ से अतिथियों की सेवा की जाती है। अतिथि चक्र क्या होता है, तो अतिथि चक्र अतिथि उद्योग को समझने के लिए आवश्यक है। यह अतिथि के आगमन से लेकर प्रस्थान तक की 4 चरणों वाली प्रक्रिया होती है। यानी जब कोई अतिथि कहीं पर आता है और उसके बाद जब तक वो वहां से आउट नहीं होता, यानी जाता नहीं है, तब तक क्या क्या चीजें होती हैं उसके साथ। तो सबसे पहले क्या होता है भाई, आगमन, यानी पूर्व आने से पहले गतिविधि, अतिथि के लिए कमरे तथा अन्य सुविधाओं के रेट देना, दर पर सहमति बनने के बाद कमरा आरक्षित करना। ठीक है, तो पहले क्या होता है भाई, आगमन पूर्व अगर कोई भी अतिथि किसी जगह पे जा रहा है तो उससे पूछा जाता है भाई कि आपको किस प्रकार का कमरा चाहिए, तो उसके बाद रेट बताया जाता है। जब वो रेट तय हो जाता है तो उसके बाद जो है वो अतिथि उस जगह जाता है। दूसरा उद्देश्य क्या है, तो अतिथि को आकर्षित करना और बुकिंग सुनिश्चित करना। तो इसका मेन उद्देश्य यही होता है भाई कि उसको आकर्षित किया जाए और जो भी उसको फैसिलिटी है वो दी जाए और उसके आधार पर जो है वो बुकिंग करी जाए। आगमन आने के बाद क्या होता है, अतिथि का वास्तव में आगमन होता है और उसका नाम रजिस्टर में दर्ज किया जाता है जिसे चेक इन होता है। ठीक है, यानी कि वो उस जगह पर आ गया।
औपचारिकताएं पूरी करना और अतिथि को कमरा सौंपना। उसके बाद जो भी औपचारिकता होती हैं, ठीक है ना, जो भी उसका उसके बारे में पूछ लिया जाता है, भाई कहाँ से आए हो, क्या उद्देश्य है, उसके आधार पर फिर उसे क्या कर दिया जाता है, जो कमरा है वो दे दिया जाता है। कमरे पर आधिपत्य। अतिथि के कमरे में जाने के बाद उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप सभी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तो उसके बाद जब अतिथि कमरे में चला जाता है तो जो भी सुविधाएं होती हैं वो उसे दी जाती हैं। उद्देश्य क्या है? अतिथि की सुरक्षा सुनिश्चित करना और सेवाओं का समन्वय करना, जिसका उद्देश्य ग्राहक की निष्ठा को पाना और बनाए रखना होता है कि भाई जो भी ग्राहक से जो भी वादे किए गए हैं वो पूरा किया जाए, उसे सारी सुविधाएं जाएं ताकि जो ग्राहक है वो उनसे संतुष्ट रहे। फिर उसके बाद प्रस्थान होता है। यह अंतिम व्यवस्था है। अब अतिथि आवास छोड़ने या चेक आउट के लिए तैयार होता है तो बिल का भुगतान लेना, कमरे की चाबियां वापस लेना, फीडबैक लेना और धन्यवाद पत्र देना। ठीक है, तो ये जो होती है अंतिम प्रक्रिया होती है। प्रमुख कार्यालय होटल का केंद्र बिंदु कौन कौन से होते हैं? तो प्रमुख कार्यालयों की भूमिका क्या है? तो प्रमुख कार्यालय किसी भी होटल का केंद्र बिंदु होते हैं कि भाई किस तरह से जो है वो कार्यालय काम करते हैं जिससे जो अतिथि आते हैं उनके सत्कार में कोई कमी ना हो। तो सबसे पहले क्या होता है भाई? अतिथि संपर्क होता है। अतिथि चक्र का समन्वय, यह क्षेत्र प्रमुख कार्यालय के अंतर्गत आता है। यहीं पर अतिथि का आगमन होता है और वह अतिथि उद्योग के कर्मचारियों के संपर्क में आता है। तो पहला होता है भाई अतिथि संपर्क, यानी जिससे अतिथि संपर्क करेगा, जिनके कांटेक्ट में रहेगा, जो जो सुविधाएं हैं वो उनसे लेगा। दूसरा होता है संबंध निर्माण। अतिथि और संगठन के बीच अच्छे संबंध विकसित करने और संगठन की अच्छी छवि बनाने के लिए पारस्परिक संपर्क अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो भाई जब भी आतिथ्य से संपर्क किया जाता है और उससे चीज़ें पूछी जाती हैं कि भाई क्या सुविधाएं चाहिए, और उसके बाद फिर उसे बताया जाता है भाई हमारे होटल में क्या क्या सुविधाएं मिलती है, ताकि वो ज़्यादा आकर्षित हो और वहाँ पर रहने के लिए तैयार हो जाए, और अपनी अच्छी छवि बनाई जाती है संगठन के द्वारा। फिर आता है प्रमुख कार्यालय कर्मचारियों द्वारा अतिथियों को दी जाने वाली सेवाएं। दूसरी, तो प्रमुख कार्यालय के कर्मचारी अतिथियों को निम्नलिखित प्राथमिक सेवाएं प्रदान करते हैं। सबसे पहले स्वागत और पंजीकरण किया जाता है, यानी अतिथियों का स्वागत व अभिवादन करना, कमरों के आरक्षण की उपलब्धता की स्थिति को व्यवस्थित करना, अतिथि तथा कमरों के आवंटन का पंजीकरण करना। ठीक है, तो ये क्या है, प्रमुख जो कार्यालय कर्मचारी होते हैं वो अतिथियों के लिए करते हैं शुरुआत में। फिर क्या करते हैं, चेक इन और चेक आउट वाला विभाग जो होता है, तो चेक इन तथा चेक आउट के विवरणों का रिकॉर्ड रखना होता है। अतिथियों को कमरे की चाबी जो है वो सौंपना होता है। ठीक है। फिर थर्ड आता है सामान और सूचना। तो अतिथियों का सामान कमरे तक पहुंचाना, अतिथियों के संस्थान में उपलब्ध अन्य सशुल्क सेवाओं के बारे में भी जानकारी देना कि भाई कौन कौन सी आपको फैसिलिटी यहाँ पर दी जाएंगी फ्री में और किन पे चार्ज किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनके द्वारा बताई जाती हैं। बिलिंग करना, अतिथियों के बिल बनाना और भुगतान करवाना। ठीक है, ये प्रमुख कार्यालय और कर्मचारियों का काम होता है। अन्य विभागों के साथ समन्वय, तो भाई और भी जो विभाग होते हैं उनके साथ समन्वय करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अतिथि को प्रभावी ढंग से सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रमुख कार्यालय के कर्मचारी संस्थान के विभिन्न विभागों से समन्वय करते हैं। तो इनमें शामिल होता है तो अन्य भी विभाग होते हैं ताकि भाई सही से जो है काम किया जा सके। तो इसमें यातायात और लॉजिस्टिक्स यानी परिवहन विभाग कि भाई अगर कहीं जाने की ज़रूरत है या कहीं से लाने की ज़रूरत है अतिथि को, तो वो इसका ध्यान रखते हैं। वित्तीय कार्य, लेखा विभाग और बिल विभाग, यानी वो देखता है कि भाई किन किन चीज़ों पे खर्चा किया गया है और कौन कौन से बिल जो बनते हैं अतिथि के, तो उन सब चीज़ों का ध्यान देना। सेवा आपूर्ति, कमरे में दी जाने वाली सेवाएं और रेस्तरां, यानी जो भी कमरे में सेवाएं दी जा रही हैं उन सब चीज़ों की देखरेख करने का काम होता है। रख रखाव और आपूर्ति, इंजीनियरिंग विभाग और भंडार, यानी कि अगर कोई कमरे में कोई कमी आती है या कुछ भी चीज़ डिफॉल्ट होता है तो उसको ठीक करने के लिए जो रख रखाव और आपूर्ति जो विभाग होता है वो काम देखता है। बिक्री और सफाई, विक्रय विभाग तथा गृह व्यवस्था विभाग होता है इसके अंदर। ठीक है ना, तो जो भी चीज़ें उनको चाहिए होती हैं, खरीदनी होती है, तो उसके लिए एक विभाग होता है भाई, उनको फ़ोन करके बुलाया जा सकता है। ठीक है ना, और हाउस कीपिंग होती है, अगर कुछ गंदा या कोई भी चीज़ हो जाती है तो उसके लिए जो हाउस कीपिंग विभाग होता है वो सारी फैसिलिटी जो इसमें देखता है। ठीक है, तो ये सारे विभाग हैं। प्रमुख कार्यालय के कर्मचारियों के पदनाम व कर्तव्य, तो कई कौन कौन से कर्मचारी जो काम करते हैं उनके नामों को देख लेते हैं एक बारी। तो प्रमुख कार्यालय जो अतिथि और होटल के बीच संपर्क का केंद्र होते हैं निम्नलिखित कर्मचारियों द्वारा संचालित होता है। सबसे पहले आता है प्रमुख कार्यालय प्रबंधन, जिसे हम फ्रंट ऑफिस मैनेजर कहते हैं। तो प्रमुख कार्यालय संचालन और समर्पित संबंधित सभी कार्यों की व्यवस्था करना, कर्मचारियों की ड्यूटी लिस्ट बनाना। तो ये क्या करता है भाई, सारे जितने भी कर्मचारी हैं वो क्या करेंगे, क्या क्या चीजें होनी है, उन सब चीजों पर जो है नजर रखने का काम जो कौन करता है, प्रमुख कार्यालय प्रबंधन, फ्रंट ऑफिस मैनेजर। फिर दूसरा आता है इसके अंदर प्रमुख कार्यालय पर्यवेक्षक, फ्रंट ऑफिस सुपरवाइजर। एक पाली शिफ्ट का पूर्ण उत्तरदायित्व होता है, यानी शिफ्ट में काम होता है तो एक शिफ्ट का पूरी जिम्मेदारी उसकी होती है आने वाले अतिथियों का स्वागत करना, कि भाई जो भी अतिथि आ रहा है उसकी पूरी देखरेख की जाए। ठीक है, ये किसका काम होता है, फ्रंट ऑफिस सुपरवाइजर का। फिर आता है प्रमुख कार्यालय कोषाध्यक्ष,
अतिथियों के बिलों का लेखा जोखा करना, जैसे किराया क्या है, बुकिंग राशि क्या है, भोजन आदि पर कितना खर्च किया है, तो ये सब जो काम होता है वो कैशियर का होता है, वो देखता है। फिर आते हैं दूरभाष संचालक, सूचना सहायक, होटल में आने वाले सभी टेलीफोन कॉल का जवाब देना और उन्हें सही जगह पहुंचाना जो है वो इस संचालक का काम होता है। फिर आते हैं सहायक प्रमुख कार्यालय प्रबंधन, प्रमुख कार्यालय के प्रबंधन की अनुमति से मुख्य कार्यालय को सुव्यवस्थित रखना और पर्यवेक्षण करना। ठीक है, तो असिस्टेंट फ्रंट होता है भाई, कोई भी अगर कार्यालय में कोई भी चीज करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इन सब चीजों की जो जानकारी जो है वो सहायक प्रमुख कार्यालय प्रबंधन के पास होती है, तो वो जानकारियां देता है और हर जो भी सुविधाएं हैं उनको सुनिश्चित कराने का काम करता है। फिर आता है प्रतीक्षा कॉल, लॉबी प्रबंधन जो होते हैं, तो सभी प्रतीक्षा संबंधी सेवाओं को नियंत्रित करना, पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण करना कि भाई किसी चीज की कमी तो नहीं हो रही है या कोई समस्या तो नहीं है, तो उन सब चीजों को देखने के लिए जो प्रतीक्षा कक्ष या लॉबी मैनेजर होता है वो ये काम करता है। फिर आता है स्वागती रिसेप्शनिस्ट, अतिथियों के लिए कमरे आरक्षित कराना, पंजीकरण कराना तथा सूचना प्रदान करना। ठीक है, तो रिसेप्शनिस्ट या स्वागती जो होता है वो क्या करता है भाई, जब भी कोई भी अतिथि आता है तो सबसे पहले इनसे ही मिलता है। ठीक है ना, होटल के अंदर या किसी भी संस्था के अंदर, तो ये सारी चीजें जो हैं वो सुनिश्चित करवाती हैं उन्हें कि भाई आपने कौन सा कमरा आरक्षित किया हुआ है या कौन सा आरक्षित करना है। ठीक है, तो वो सारी चीजें देखने का काम जो होता है वो रिसेप्शनिस्ट या स्वागती का होता है। फिर आता है बेल कप्तान, तो प्रतीक्षा कक्ष में सभी संबंधी सेवाएं और सामान यातायात को नियंत्रित करना, सामान का पर्यवेक्षण करना, तो ये क्या होता है, बेल कप्तान का होता है। तो जो भी आपका सामान है उसको सही सुनिश्चित रखना और देना लोगों को और सेवाएं प्रदान करना, वो सारा जो होता है बेल कप्तान का होता है। फिर आता है बेल बॉय, अतिथियों के सामान को कमरे में या कमरे के बाहर लाने और ले जाने का उत्तरदायित्व इनका होता है। ठीक है ना। फिर आता है दरबान, अतिथियों का आगमन पर स्वागत करता है, अतिथियों को पंजीकरण डेस्क तक पहुंचाता है। तो दरबान का काम क्या है भाई, जो भी आया उसका स्वागत किया जाएगा और उसे रिसेप्शनिस्ट तक पहुंचाया जाता है कि भाई ये आपकी जगह है, आप यहाँ से जो है अपने जो भी कमरे वगैरह हैं जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा काम जो है किसका होता है, दरबान का होता है। गृह व्यवस्था विभाग, ठीक है ना, तो एक गृह व्यवस्था विभाग किस तरह से काम करती है इन क्षेत्रों में। तो गृह व्यवस्था विभाग का मुख्य कार्य संस्थान में स्वच्छता और साफ सफाई बनाए रखना है। यह विभाग अतिथियों के कमरे की साज सज्जा, सभी सुविधाओं, उनकी सुरक्षा और सौंदर्य को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। तो कमरे में भाई हर एक स्वच्छता का ध्यान रखा जाए, फैसिलिटी का ध्यान रखा जाए, तो ये सारा काम जो होता है वो गृह व्यवस्था विभाग का होता है, हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट का होता है। तो गृह व्यवस्था विभाग के प्रमुख कार्य क्या हैं, तो सफाई और स्वच्छता यानी सार्वजनिक क्षेत्रों की साफ सफाई करना, लिनेन प्रबंध, धुले कपड़ों का रखरखाव तथा आपूर्ति करना और विभिन्न प्रकार की लिनेन तथा ड्रेसों को बदलना। ठीक है, तो जो भी चादरें वगैरह हो गई, बेडशीट वगैरह हो गई, कपड़े वगैरह हो गए, धुलाई करना है, बदलना है, तो ये सारा काम जो होता है लिनेन प्रबंधन का। सौंदर्य और बागवानी, होटल के अंदर फूलों की सजावट की व्यवस्था तथा होटल के बाहर उद्यान का रखरखाव करना जो है वो इस ये काम जो होता है गृह व्यवस्था विभाग का। कीट नियंत्रण करना यानी परिसर को कीटों से मुक्त रखना, समन्वय और संचार, नियंत्रण डेस्क के माध्यम से प्रमुख कार्यालय, रेस्तरां, इंजीनियरिंग, लेखा आदि विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना जो है इनका काम होता है। ठीक है, तो ये सारे काम जो है यहाँ पर किए जाते हैं। गृह व्यवस्था विभाग का संगठन, तो गृह व्यवस्था विभाग अगर हम देखते हैं तो इन कार्यों को कुशलता पूर्वक करने के लिए गृह व्यवस्था विभाग को कई वर्गों में बांटा जाता है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं, आप इसके अंदर देखेंगे गृह व्यवस्था नियंत्रण डेस्क, होटल के विभिन्न भागों में कार्य करने वाले कर्मचारियों तक सूचना पहुंचाना और दैनिक कार्यों का समन्वय करना। तो ये किसका काम है, गृह व्यवस्था नियंत्रण डेस्क का है कि भाई जो भी काम है वो लोगों को बताना और टाइम पे उनको करना और कोऑर्डिनेशन रखना कि भाई जो भी काम हो रहे हैं वो सही हो रहे हैं या कोई सूचना पहुंचानी है, तो वो सब चीजें जो है इस व्यवस्था का काम होता है। गृह व्यवस्था प्रबंधन, विभाग के सभी क्रियाकलापों की योजना बनाना और उनका प्रबंधन करना कि भाई जो भी विभाग हैं वो उनके जो भी कार्य हैं वो सुनिश्चित करना होता है, उनके लिए योजना बनानी होती है, फिर उनका प्रबंधन भी जो करना होता है, इनका काम। अतिथि गृह ब्रिगेड, तो अतिथि गृहों की स्वच्छता और रखरखाव का कार्य इनका होता है। ठीक है, फिर आता है सार्वजनिक क्षेत्र ब्रिगेड, तो प्रवेश क्षेत्र हो गया, प्रतीक्षा कक्ष हो गया, प्रमुख कार्यालय हो गए, अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों की स्वच्छता बनाए रखना जो है इनका काम है। लिनेन तथा वर्दी कक्ष, तो लॉन्ड्री संबंधी गतिविधियों में समन्वय स्थापित करना इनका काम होता है। उद्यान तथा पुष्प प्रबंधन टीम, होटल के उद्यान और कमरों के विभिन्न स्थानों में पुष्प सज्जा संबंधी कार्य करना जो है इनका काम है। फिर आता है खोया पाया विभाग, अतिथियों के खोए हुए सामानों को जमा करने का कार्य जो है इस विभाग का होता है। गृह व्यवस्था विभाग के कर्मियों के उत्तरदायी, तो जो भी भाई गृह व्यवस्था में होते हैं लोग, उनके कौन कौन से उत्तरदायी कारक होते हैं, तो गृह व्यवस्था विभाग के कर्मचारी होटल की स्वच्छता, स्वस्थता और सौंदर्य को बनाए रखने के लिए विभिन्न विशिष्ट भूमिकाएं निभाते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला आता है
पदनाम अगर हम देखें तो कर्मचारी गृह अनुरक्षक यानी जनशक्ति, पदार्थ, धन, समय तथा अन्य संसाधनों को विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित कराना, विभाग की समय सारणी बनाना, स्वच्छता व सभी कार्य पद्धति को नियंत्रित करना इनका काम होता है कि भाई कौन से कर्मचारी क्या काम करेंगे, कितनी मात्रा में सामान लाया जाएगा, ठीक है ना, कितने समय में ये सारा काम किया जाएगा। तो ये सारा काम जो होता है वो कार्यकारी गृह अनुरक्षक का होता है, ठीक है ना, एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर। फिर आता है सहायक गृह अनुरक्षक। तो ड्यूटी सारणी तैयार करते हैं ये भाई कि किसका क्या काम है, स्वच्छता और कर्मचारियों के कार्यों की जांच करते हैं भाई जो भी स्वच्छता और जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो इस विभाग का काम होता है। डेस्क नियंत्रण पर्यवेक्षक 24 घंटे डेस्क पर उपस्थित रहना, प्रमुख कार्यालयों से समन्वय और अतिथियों के प्रबंधन की सूचना लेना कि भाई कि 24 घंटे देखते हैं डेस्क पर जो व्यक्ति उपलब्ध है कि नहीं, कि अतिथि आ रहे हैं उनको क्या चाहिए, क्या करना है उनके लिए, तो उन सब चीज़ों पर जो है वो नियंत्रण रखते हैं और समन्वय करते हैं कि भाई अगर अतिथि को कुछ चाहिए तो वो उस विभाग को वो चीज़ पहुंचाए कि भाई उनको ये चाहिए, ये इनको दिया जाए। तो खाली हुए कमरों की सफाई करवाकर साफ कमरे तैयार करना, और जो कमरे खाली हो जाते हैं उनकी सफाई वगैरह का करके दोबारा से उनको तैयार करने का काम जो होता है इनका होता है। तल पर्यवेक्षक प्रत्येक तल के लिए उत्तरदायी अतिथि कमरे, गलियां, सीढ़ियां और रसोई घर स्वच्छता तथा देखभाल करना। तो भाई बहुत सारे तल होते हैं, अलग अलग फ्लोर होते हैं, तो इसमें एक फ्लोर जो सुपरवाइजर होता है तो उस फ्लोर पे जितने भी काम होते हैं वो सारा जो होता है इनके नियंत्रण में होता है भाई, कि उनकी साफ सफाई रखना, ठीक है ना, उनके रसोई घर को देखना, निरीक्षण करना कि भाई सही से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसकी स्वच्छता वगैरह की देखभाल वो फ्लोर सुपरवाइजर का होता है। कमरा परिचर अतिथियों के कमरे तथा स्नान घरों की सफाई करना जो होता है वो रूम अटेंडेंट का काम होता है। गृह अनुचार हाउसमैन तो वैक्यूम करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, फर्नीचर खिसकाने जैसे भारी कार्य करना, ये किसका होता है, गृह अनुचर यानी हाउसमैन का होता है। सार्वजनिक क्षेत्र पर्यवेक्षक गृह अनुचरों से कार्य लेना, मुख्य प्रवेश, गलियारा, दफ्तर, रेस्तरां आदि सार्वजनिक क्षेत्रों का स्वच्छ रखना, ठीक है। तो ये किसका होता है, पब्लिक एरिया सुपरवाइजर होता है कि जो भी सार्वजनिक स्थल हैं वहां पर जो अच्छे से सफाई करी जाए, उनकी देखरेख करी जाए, तो ये इनका काम होता है। फिर आते हैं माली, उद्यान का रखरखाव करना और होटल के विभिन्न भागों में पुष्प सज्जा करना माली का काम है। लिनेन का पर्यवेक्षक होटल के विभिन्न भागों में जरूरी लिनेन, वर्दी आपूर्ति हो गया, अ, आपूर्ति, प्राप्ति, संग्रहण, वितरण, स्वच्छता के लिए उत्तरदायी होना, तो ये सारा लिनेन कक्ष पर्यवेक्षक का काम होता है कि जो भी भाई कपड़े वर्दी संबंधित चीजें होती हैं, स्वच्छता संबंधित कि भाई इनको धोए गए हैं, साफ हैं, किनको कौन सी वर्दी देनी है, ठीक ना, तो इन सब चीज़ों का ध्यान जो है वो लिनेन कक्ष पर्यवेक्षक रखता है। फिर आता है संस्थान होटल में स्वच्छता कार्य के लिए आवश्यकताएं, ठीक है ना, क्यों आवश्यकताएं हैं इसकी, तो किसी भी संस्थान या होटल के लिए उचित देखरेख स्वयं स्वच्छता बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य से कि सफलता के लिए निम्नलिखित 5 आवश्यकताएं होती हैं। तो भाई साफ सफाई जो होती है किसी भी क्षेत्र में जरूरी होती है। तो उचित सफाई विधियों का ज्ञान होना चाहिए, तो ये जो विभाग काम करता है तो उसको क्या होना चाहिए भाई, अच्छी तरह से सफाई का ज्ञान होना चाहिए। यह जानना कि कौन कौन सी सफाई तकनीक जैसे झाड़ू लगाना, वैक्यूम करना, पोछा लगाना किस सतह और किस स्थिति के लिए सबसे प्रभावी है, तो ये सब चीज़ें जो हैं जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, और इन सब चीज़ों की आवश्यकता भी होती है। दक्ष कर्मचारियों का चयन करना, तो ऐसे कर्मचारियों को नियुक्त करना जो प्रशिक्षित, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ हों, ठीक है, तो ये काम जरूरी है भाई होटल और संस्थानों के अंदर। एक तो सफाई की विधि का ज्ञान होना चाहिए जिस भी कर्मचारी को नियुक्त किया गया है, और दूसरा कर्मचारी जो दक्ष होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए और सफाई से काम करने वाला होना चाहिए। सफाई के लिए घोलों का उपयुक्त चयन, तो विभिन्न सतहों जैसे संगमरमर, लकड़ी, धातु पर बिना नुकसान पहुंचाए सफाई करने के लिए सही रसायन और सांद्रता का चयन करना, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सफाई की नवीनतम तकनीकें, तो उद्योग में आने वाले नए तरीके, पर्यावरण अनुकूल उत्पादों का ज्ञान रखना ताकि दक्षता और स्वच्छता का स्तर बढ़ाया जा सके, ठीक है, तो जो भी नई तकनीकें उनका भी ज्ञान होना चाहिए ताकि सफाई और सुरक्षा को और ज्यादा बेहतर बनाया जा सके। विभिन्न तलों की सफाई, तो विभिन्न तलों जैसे दीवारें, फर्श, काउंटर, ऊपरी सतह तथा फर्नीचर आदि की सफाई उपयुक्त औजारों, साफ करने के घोलों एवं विशिष्ट विधियों द्वारा की जाती है। तो भाई अलग अलग तरह की सतह होती है तो अलग अलग तरह से उनको साफ किया जाता है। ये तल लकड़ी, प्लास्टिक, विनाइल, फाइबर, ग्लास, धातु, बेंत, रबर, वॉलपेपर, कपड़ा, ग्रेनाइट, संगमरमर, पत्थर, लैनोनियम के बने हो सकते हैं, अतः इसके लिए विभिन्न पदार्थ एवं पॉलिश की आवश्यकता होती है। तो भाई ऐसा पदार्थ है उस हिसाब से सफाई के उपकरणों का इस्तेमाल करना। सफाई करने के लिए उपकरण जैसे वैक्यूम क्लीनर, विभिन्न प्रकार के ब्रश एवं पोछे, बर्तन, सफाई में प्रयोग आने वाले कपड़े, सामान जाने वाली ट्रॉलियां आदि की आवश्यकता होती है। तो भाई सफाई के लिए जिन भी इक्विपमेंट की जरूरत होती है, उपकरणों की जरूरत होती है, उसको जो है अच्छे से यूज करना, ठीक है ना। सफाई करने के लिए विभिन्न साधन जैसे साबुन, डिटर्जेंट, कपड़े धोने का सोडा, अमोनिया, सिरका, अपघर्षक अम्ल एवं पॉलिश आदि की भी आवश्यकता होती है। तो तल की सफाई के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इनका होना जरूरी है किसी भी संस्थानों के अंदर। लिनेन एवं वर्दियों की धुलाई एवं रख रखाव, तो
यह गृह व्यवस्था विभाग का एक अभिन्न हिस्सा होती है। यह कार्य या तो धुलाई विभाग में किया जाता है या किसी बाहरी एजेंसियों को भी दे दिया जाता है। ठीक है, स्वयं भी करते हैं या बाहर एजेंसियां भी साफ सफाई का काम लेती हैं। लिनेन कक्ष भंडार में पलंग की चादरें, तौलिया, रेस्टोरेंट के लिए लिनेन तथा होटल के स्टाफ के सभी सदस्यों के लिए वर्दियां, पर्याप्त स्टाफ जमा रखा जाता है और इसका रख रखाव भी किया जाता है। ठीक है, तो ये संस्थानों में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वर्दियां हो गई, तौलियां हो गई, ठीक है, चादरें वगैरह हो गई, तो उन सब चीजों का भाई रख रखाव किया जाता है अच्छे से। ठीक है, अगला है आंतरिक स्थानों की सुंदरता और फूलों का महत्व। तो जो भी आंतरिक स्थान होते हैं उनमें जो है सुंदरता का होना जरूरी है ताकि लोग ज्यादा आकर्षित होते हैं। तो आंतरिक संस्थानों की सुंदरता और आकर्षण को बढ़ाने के लिए फूलों का प्रयोग एक प्रभावी तरीका है। ठीक है, तो प्रकृति से जोड़ दिया जाता है और स्वच्छता भी ज्यादा दिखाई देती है और खुशबू वगैरह आती है, तो जो अतिथि होते हैं वो ज्यादा खुश होते हैं। तो फूल प्राकृतिक सौंदर्य, रंग, ताजगी जोड़ते हैं जिससे वातावरण जीवंत और खुशनुमा बना रहता है। ठीक है, तो इसलिए फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। व्यवस्था का प्रबंधन, तो संस्थान या होटलों में फूलों के नियमित और आकर्षक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए संस्थान किसी पुष्प विक्रेता से नियमित रूप से फूलों की व्यवस्था का अनुबंध कर सकता है। ठीक है, किसी माली या किसी जो भी फूल वगैरह बेचते हैं तो उनसे कांटेक्ट किया जाता है, तो वो क्या करते हैं भाई, समय समय पर जो फूलों का डेकोरेशन आकर कर जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो माहौल होता है आसपास का काफी अच्छा दिखाई देता है, खुशनुमा होता है। ठीक है ना, लोग देख के उससे आकर्षित होते हैं, खुश होते हैं। ठीक है, होटल उद्योग में पर्यावरण संरक्षण के प्रयास। तो देखिए, आधुनिक होटल पर्यावरण को बचाने और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए भी विभिन्न पद्धतियों को अपना रहे हैं। ठीक है, जैसे अपशिष्ट और प्लास्टिक नियंत्रण, तो कर्मचारियों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग ना करना ये बताया जाता है। होटल के रसोई घर के अपशिष्ट से खाद को बनाने की टेक्नोलॉजी जो विकसित करी गई है लोगों को बताई जाती है। वस्त्र और धुलाई, 100% जैव सूती चादरें उपयोग में लाई जाती हैं। रसायन मुक्त धुलाई चक्र द्वारा कपड़ों की धुलाई की जाती है। सफाई के लिए अविशेले जल आधारित हाइपोएलर्जेनिक तथा जैव निम्नीकरण कारकों का उपयोग करना होता है। ठीक है, तो वस्त्र और धुलाई में भी जो है पर्यावरणीय चीजों का इस्तेमाल करना, अपशिष्ट और जो प्लास्टिक है नियंत्रण करना, तो ये सारी चीजों का भी जो है इन क्षेत्रों में ध्यान दिया जाता है। ऊर्जा और जल संरक्षण, कमरों में ऊर्जा बचाने वाले बल्ब, एनर्जी सेविंग बल्ब का प्रयोग किया जाता है। सौर ऊर्जा का उपयोग करना होता है, तो भाई बड़े बड़े सौर ऊर्जा के प्लांट भी लगाए जाते हैं इन क्षेत्रों में। वर्षा जल संचयन करना होता है, तो रेन वाटर जो हार्वेस्टिंग होती है, पानी को बचाने का भी काम इन क्षेत्रों को देखते हैं आप, करते हैं ये। अतिथि भागीदारी और पहल, होटलों के कमरों में ऐसे कार्ड रखे जाते हैं जिनमें अतिथियों से संसाधनों की बचत, जैसे तौलियों को दोबारा उपयोग करने का आग्रह किया जाता है। ठीक है, कि भाई एक ही चीज को ऐसा नहीं कि एक बार इस्तेमाल किया जाए और उसको थ्रो आउट कर दिया जाए, उनको जब तक इस्तेमाल करें जब तक वो इस्तेमाल करने लायक हों। ठीक है, वृक्षारोपण वगैरह करना, तो ये सारी चीजें जो हैं की जाती हैं पर्यावरण से संबंधित। खाद्य तथा पेय पदार्थ विभाग, ठीक है, तो खाद्य तथा पेय पदार्थ विभाग होटल में खाद्य और पेय पदार्थों की बिक्री और आपूर्ति के लिए उत्तरदायित्व है। इससे संबंधित मुख्य सेवाएं रसोई घर, भोजन कक्ष, रेस्तरां, रूम सर्विस, कॉफी शॉप और बार। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होती हैं खाद्य तथा पेय पदार्थ में इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी संस्था के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं रसोई घर, वह स्थान जहां भोजन तैयार किया जाता है। तो अनुभाग कौन कौन से अनुभाग होते हैं इसमें? बड़े होटलों में विशिष्ट अनुभाग हो सकते हैं, जैसे बुच्चड़ खाना हो गया, बेकरी हो गया, मिष्ठान भंडार हो गया, सूप विभाग हो गया, पेंट्री हो गए, चूल्हे आदि। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक अनुभाग होता है जहां पर खाना तैयार किया जाता है, रसोई। तो जो भी एक बड़े आप देखेंगे होटल वगैरह होते हैं, तो वहां पर जो है सारे इक्विपमेंट होते हैं रसोई के अंदर, वहां पर क्या होता है, खाना वगैरह बनाया जाता है। और उसके अंदर भी अलग अलग विभाग होते हैं। ठीक है, बुच्चड़ खाना यानी मांसाहारियों के अलग, शाकाहारी के लिए अलग, तो इस तरह से व्यवस्था भी की जाती है। कर्मचारी, कार्यपालक, रसोइया, तो रसोइये का प्रमुख काम जो होता है, जो योजना, व्यवस्था और नियंत्रण करता है कि भाई क्या बनाया जाएगा। उप रसोई और विभिन्न अनुभागों के पर्यवेक्षक, जिन्हें शेफ डे पार्टी कहा जाता है। तो भाई हर रसोई में एक रसोइया होता है और उसका एक सहायक होता है जो ये तय करता है भाई कि क्या ज़्यादा डिमांड है और किन चीज़ों को बनाना है, तो वो सारी चीज़ें जो है उसके द्वारा तय की जाती हैं। अवस्था विभाग, यह रसोई घर के भंडारण, रखरखाव, स्वच्छता, क्रॉकरी वितरण से संबंधित है। इसमें कार्यपालक, रसोई प्रबंधन, डिशवॉशर, पॉट वॉशर और सफाई कर्मी होते हैं। तो ठीक है ना, तो व्यवस्था विभाग क्या होता है भाई, जो भी बर्तन वगैरह हैं, ठीक है, उनकी साफ सफाई, प्रबंधन, रखरखाव, ये सारा काम जो होता है इस विभाग का होता है। फिर आता है रेस्तरां। रेस्तरां ग्राहकों को खाद्य और पेय पदार्थ उपलब्ध कराने वाली एक व्यावसायिक सुविधा है जो आवश्यक फर्नीचर, क्रॉकरी और लिलेन से सुसज्जित होती है। ठीक है, तो ऐसा होता है जहाँ पर जो भी अतिथि होते हैं वो जाते हैं, वहाँ बैठते हैं। ठीक है ना, वहाँ पर
जो भी उनकी खाने और पेय पदार्थ होते हैं वो यहाँ पर उनको मुहैया कराए जाते हैं। प्रबंधन क्या होता है इसमें, तो वरिष्ठ रेस्तरां पर्यवेक्षक तथा प्रधान बेरा होता है, यानी बेरे और परिचालकों के दल का नेतृत्व करना, भोजन परोसना। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे लोग होते हैं। तो एक तो रेस्तरां का जो पर्यवेक्षक यानी जो भी वहाँ को उसको मेंटेनेंस को देखता है, ठीक है ना, और प्रबंधक वेरा होता है भाई, जो भी वेरा का मतलब हो गया वहाँ पर जो भी वेटर वगैरह होते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है वहाँ पर करी जाती हैं। बेरे परिचारक तो भोजन परोसना हो गया, ग्राहकों से बिल का भुगतान प्राप्त करना, ये काम जो होता है बेरे यानी परिचारक या कह लो वेटर का। तो सहायक बेरे भी होते हैं, मेज साफ करना। सामूहिक जिम्मेदारी, रेस्तरां की स्वच्छता, साफ सफाई तथा सेवाओं का उचित स्तर बनाए रखना। कर्मचारियों को भद्र शिष्टाचारपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, मुस्कान रखनी चाहिए और भोजन परोसने के तरीके का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है भाई, किसी भी रेस्टोरेंट में अगर कोई भी जाता है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है भाई कि सबसे पहले पर्यवेक्षक मिलेगा भाई, सामने एक फ्रंट पर होगा। तो आप उसको जो भी ऑर्डर वगैरह देंगे, तो वो ऑर्डर वगैरह जो कौन लेकर आता है, वो जो भी वेटर वेटर वगैरह होते हैं वो लेकर आते हैं। और उसके बाद जब व्यक्ति वहाँ पे खाना वाना खा के चला जाता है, तो जो भी मेज की साफ सफाई का काम होता है वो एक जो वहाँ पे सहायक वेटर होता है उसका होता है। ठीक है, और सबकी सामूहिक जिम्मेदारी यही होती है कि भाई अच्छे से जो भी मेहमान आया है उसका सत्कार किया जाए, मुस्कुराहट के साथ उसको भोजन परोसा जाए। ठीक है, तो ये और शिष्टाचार पूर्वक व्यवहार किया जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं उस प्रबंधन में करी जाती हैं। सहायक सेवा विभाग बैक ऑफिस होता है। संस्थानों में कुछ विभाग सीधे अतिथियों के संपर्क में नहीं आते हैं, लेकिन संगठन के प्रबंधन और सुचारू रूप से कार्य संचालन के अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हें आमतौर पर बैक ऑफिस कहा जाता है। तो भाई कभी भी आप जाएंगे किसी भी इन संस्थानों के अंदर, आतिथ्य जो जहाँ पर भी जाते हैं उन संस्थानों में आप देखोगे तो कुछ लोग जो होते हैं फ्रंट डोर पे काम कर रहे होते हैं और कुछ जो होते हैं वो बैक डोर पे काम करते हैं। ठीक है, वो आपसे मिलते नहीं है लेकिन वो आपके लिए कार्य कर रहे होते हैं। तो ये प्रमुख विभाग है। वित्त तथा लेखा विभाग संस्थान के सभी वित्तीय लेन देन, बजटिंग, राजस्व और व्यय का रिकॉर्ड रखना इनका काम होता है। इंजीनियरिंग विभाग संस्थान के भवन और उपकरणों का रखरखाव करना होता है, जैसे बिजली, पानी, एयर कंडीशन और अन्य तकनीकी जो भी प्रणालियों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करना होता है। भाई कोई भी कमी आए तो उनमें तुरंत सुधार किया जाए ताकि अतिथि को जो है कोई परेशानी ना हो। मानव संसाधन विभाग कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण, वेतन, लाभ और कल्याण का प्रबंधन करना जो होता है इस विभाग का होता है कि भाई संस्थान में कितने लोग काम करेंगे, कितने की जरूरत है, तो ये सारा काम जो है इस विभाग का होता है। विक्रय तथा विपणन विभाग होटल की बिक्री को बढ़ावा देना और बाजार में छवि बनाना, जैसे विज्ञापन के द्वारा, प्रचार के द्वारा, रूम बुकिंग के लिए कॉरपोरेटिव सौदे करना। तो ये सारा काम जो होता है विक्रय तथा विपणन विभाग का होता है कि बड़े सारे और भाई किस तरह से प्रचार किया जाए अपने संस्थान का, अपने होटल का, रेस्टोरेंट का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ पर आए। ठीक है, तो ये सारा काम जो होता है क्रय तथा विपणन विभाग का होता है। आतिथ्य प्रबंधन कार्य और संगठनात्मक संरचना, तो देखिए प्रबंधन कार्य किसी भी संगठन के सुचारू और प्रभावी संचालन के लिए आवश्यक होते हैं। तो आतिथ्य प्रबंधन कुछ मुख्य कार्य निम्नलिखित होते हैं। तो भाई आतिथ्य जो सत्कार होता है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे प्रबंधन के मुख्य कार्य क्या होते हैं, आयोजन करना, जैसे लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम कार्यप्रणाली विकसित करना। सबसे पहले योजना आयोजन किया जाता है कि भाई हमारे रेस्टोरेंट में जो भी, हमारे होटल में जो भी आ रहे हैं, वो उनके लिए कुछ पहले से प्लानिंग होती है कि भाई वो हमारे यहाँ पर आए तो उनको कोई भी कमी ना हो। तो उसके लिए पहले से क्या करा जाता है, आयोजन किया जाता है, प्लानिंग की जाती है। फिर आता है संगठन, संसाधनों और गतिविधियों का व्यवस्थित करना, तो जितने भी उनके पास संसाधन है उन संसाधनों को व्यवस्थित करना। फिर आता है समन्वय, कि जितने भी विभाग हैं विभिन्न विभागों के बीच तालमेल बिठाना। ठीक है, यानी एक अगर कस्टमर आ रहा है, एक अतिथि आ रहा है, तो भाई जब वो आया है, ठीक है ना, और जब वो होटल में गया है, उसको कमरे तक पहुंचाना, ठीक है, उसकी साफ सफाई का ख्याल, और उसके बाद फिर जब वो वापस जा रहा है तो वो सारी चीज़ों यानी पहले पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक हर चीज़ में एक दूसरे से समन्वय होना चाहिए। ठीक है, ताकि अतिथि को कोई प्रॉब्लम ना आए। स्टाफ नियुक्ति, सही पदों के लिए सही कर्मचारियों का चयन और प्रशिक्षण करना, कि भाई जो भी व्यक्ति है, ठीक है, और जिसको काम दिया जा रहा है क्या वो उसके काबिल है कि नहीं, तो इन सब चीज़ों को सुनिश्चित करके ही उसे पद देना। निर्देशन, कर्मचारियों को काम करने के लिए प्रेरित करना और मार्गदर्शन देना, तो समय समय पर भाई कर्मचारियों को बताना क्या सही है, कैसे करना चाहिए। ठीक है, नियंत्रण, प्रदर्शन की निगरानी करना और निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार सुधार करना, तो भाई जो काम करना है हो रहा है उस पर निगरानी रखना, अगर कुछ गलती हो रही है तुरंत उसमें सुधार करना। फिर आता है मूल्यांकन, तो परिणामों का विश्लेषण करना और भविष्य के लिए सीखना। तो उसके बाद भाई लास्ट में क्या होता है कि मूल्यांकन करना कि जो भी हमने अतिथि के लिए किया था क्या वो सही था या कुछ कमियां तो नहीं रहेगी और आगे क्या सुधार किया जा सकता है। ठीक है, तो आतिथ्य प्रबंधन में ये जो सारा काम होता है इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, संगठनात्मक संरचना होती है पूरी, एक संगठन के तौर पर काम करना होता है, प्लानिंग के तौर पर काम करना होता है, समन्वय बनाना होता है, ताकि जो भी एक जिम्मेवारी ली गई है उसे ढंग से निभाया जा सके। ठीक है, तो प्रबंधन के जो है भी प्रमुख कार्य हैं।
संगठनात्मक संरचना और कार्यक्षेत्र कौन कौन से हैं? तो आतिथ्य प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने वाले संगठनात्मक संरचना में निम्नलिखित पद शामिल होते हैं जिनमें सभी स्तरों पर नौकरी के अवसर उपलब्ध होते हैं। तो शीर्ष प्रबंधन आपने देखा ही था। टॉप मैनेजमेंट होता है जो नीति निर्माण और दीर्घकालीन योजनाएं बनाता है कि भाई किस तरह से व्यवस्था को चलाना है, तो टॉप मैनेजमेंट करता है। मध्य प्रबंधन शीर्ष प्रबंधन की नीतियों को लागू करना, तो इन्होंने जो नीतियां बनाई उनको लागू करने का काम इनका होता है। आवार प्रबंधन क्या होता है? लोअर दैनिक कार्यों का पर्यवेक्षण करना, तो भाई जो भी नीतियां बनाई गई थी जिनको लागू किया गया था वो सही से हो रही है नहीं हो रही है, इन सब चीजों को देखने का काम अवर प्रबंधन का होता है। फिर आता पर्यवेक्षक तथा परिचालन स्टाफ, तो सीधे अतिथि सेवाओं से जुड़े कर्मचारी होते हैं। ठीक है, यानी क्या होता है, सबसे पहले नीति बनाई जाती है, ठीक है, फिर उसको क्या किया जाता है, लागू किया जाता है, फिर उस पर निगरानी रखी जाती है सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और वो सारे काम जो कर रहे होते हैं वो इनसे जुड़े होते हैं। ठीक है, तो पर्यवेक्षक तथा परिचालक स्टाफ जो होता है वो सारे काम जो है वो कर रहा होता है। महत्वपूर्ण तथ्य, आतिथ्य प्रबंधन केवल होटल उद्योग तक ही सीमित नहीं है। तो ये जो चीजें आप देख रहे हैं केवल होटल उद्योग तक नहीं है, ये आप देखेंगे छात्रावास हो गए, अस्पताल हो गए, तो इन क्षेत्रों में भी जो है इस तरह के संगठनात्मक लोग होते हैं जो हर एक काम का प्रबंधन करते हैं और उसे लागू करवाते हैं। आतिथ्य उद्योग में युवाओं को वरीयता के कारण, तो देखिए आतिथ्य उद्योग जो अक्सर लंबी पारियों और उच्च ऊर्जा की मांग करता है, तो निम्नलिखित कारणों से युवा कर्मचारियों को वरीयता देना जरूरी है। तो इन क्षेत्रों में आप देखेंगे युवा जो है बड़े आधार पर आपको काम करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो कार्य क्षमता, युवा कर्मचारी लंबे घंटों तक कार्य कर सकते हैं जो इस सेवा उन्मुख उद्योग की मांग होती है। तो भाई जो युवा होंगे वो कार्य करने में ज़्यादा सक्षम होंगे, लंबे समय तक काम कर सकते हैं। तो ये जो क्षेत्र है ये लंबे समय और ज़्यादा ऊर्जा भी मांगता है, तो इसलिए युवा इंपॉर्टेंट है। ज्ञान और सामर्थ्य, शिक्षा में प्रगति का कारण युवाओं के पास अधिक जानकारी और अधिक सामर्थ्य होता है। तो आज के आप देखेंगे शिक्षा में प्रगति हुई है, तो जो आज के युवा हैं उनको ज़्यादा जानकारी है। ठीक है, प्रौद्योगिकी अपनाने की तत्परता, युवा नवीनतम प्रौद्योगिकी तथा नए विचारों को अपनाने और लागू करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, युवा इन सब में सक्षम है। ठीक है, और आज जो लोगों को जरूरतें हैं वो भी इन्हीं टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई हैं, तो ये जो है अच्छे से काम कर सकते हैं युवा इन क्षेत्रों में। महत्वाकांक्षा, उनके अंदर सफलता और अधिक पैसा कमाने की प्रबल महत्वाकांक्षा होती है जो उन्हें कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। तो आज के जो युवा हैं भाई वो ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं, उन्हें समाज में अपना एक अच्छा दर्जा प्राप्त करना होता है, ज़्यादा पैसे कमाने होते हैं, तो इसलिए वो बड़ी ऊर्जा के साथ जो है इन क्षेत्रों में काम भी करते हैं। अतिथि उद्योग में कार्य करने के लिए अनिवार्य योग्यताएं क्या हैं? तो अतिथि उद्योग में सफल होने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित होने के साथ साथ व्यक्तिगत और पेशेवर गुणों का होना आवश्यक है, क्योंकि सीधे संस्था में छवि प्रस्तुत करते हैं। तो भाई एक बड़े पैमाने पर आप किसी संस्था से जुड़ते हैं, काम करते हैं, तो आपकी प्रतिष्ठा उससे जुड़ी होती है, तो इसलिए आपको व्यवहारिक और प्रशिक्षित दोनों शिक्षा का होना जरूरी है। अनिवार्य व्यक्तिगत गुण होने चाहिए व्यक्ति के अंदर, यानी कर्मचारी में निम्नलिखित आचरण और व्यक्तित्व विशेषताएं होनी चाहिए। तो सत्कारशील व्यवहार यानी हंसमुख रहना और सदा चेहरे पर मुस्कान रहनी चाहिए उसके। शिष्टाचार आना चाहिए, स्वयं अनुशासित हो, विनम्र हो और अच्छे आचरण वाला व्यक्ति होना चाहिए। आत्मविश्वास और स्वस्थ स्वास्थ्य और आत्मविश्वासी होना चाहिए। प्रमुख कार्यालय स्टाफ के लिए विशिष्ट कौशल, तो बहुभाषी कौशल वाला होना चाहिए कि भाई एक साथ बहुत सारे काम कर सके जहां पर जरूरत पड़े। सौम्य व्यक्तित्व, प्रमुख कार्यालय के कर्मचारियों का व्यक्तित्व स्वयं सौम्य होना चाहिए, क्योंकि वे अपनी ही नहीं बल्कि संस्थानों को भी छवि प्रस्तुत करते हैं। तो उसे सौम्य होना चाहिए भाई, शिष्टाचारी होना चाहिए, क्योंकि वो खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता, एक संस्था को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और उसके साथ ही उसकी संस्था भी जुड़ी होती है। तो इसलिए व्यक्ति को जो सभ्य होना चाहिए, ठीक है ना, अच्छे व्यक्तित्व का होना चाहिए। पेशेवर रूप रंग और स्वच्छता, तो उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए कर्मचारियों को निम्नलिखित बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले वर्दी, हमेशा साफ एवं भली प्रकार इस्त्री की हुई वर्दी पहनना। फैशन, सौम्य फैशन के साधनों का प्रयोग करना, यानी जो अच्छे लगे ऐसे कपड़े पहनना और ऐसा बिहेव करना। सफाई, बाल अच्छे ढंग से बनवाना, नाखून साफ रखना और सही तरह से कटे हुए होना। ठीक है, तो एक जो उसकी जो पर्सनैलिटी होती है वो भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आतिथ्य उद्योग में करियर के अवसर देखते हैं तो होटल प्रबंधन एक लोकप्रिय करियर विकल्प है जिसमें औपचारिक शिक्षा और उद्यमशीलता दोनों के माध्यम से व्यापक अवसर उपलब्ध होते हैं। जैसे शैक्षणिक मार्ग और प्रबंधन पद, होटल प्रबंधन के तौर पर आपको करियर में सहायता मिल सकती है। यह करियर के लिए सबसे लोकप्रिय विकल्प है होटल प्रबंधन। शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? तो अभ्यर्थी स्नातक के साथ साथ स्नातकोत्तर यानी अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर सकता है। स्तर पर खान पान और आतिथ्य प्रबंधन पाठ्यक्रम कर सकते हैं। ठीक है, दोनों के लिए आपको डिग्री मिल जाएगी। डिग्री पाठ्यक्रमों के अलावा डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स भी होते हैं। ठीक है, इसमें आप डिग्री भी ले सकते हैं, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स भी होते हैं, यानी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म किसी भी प्रकार का आप कोर्स करके इसमें करियर के अवसर देख सकते हैं।
प्रशासनिक पद, होटल में प्रमुख कार्यालय तथा स्वागत नियंत्रण के डेस्क के पदों पर कार्य कर सकते हैं आप। विभागीय स्तर पर भी काम मिल जाता है यहाँ पर। तो गृह व्यवस्था विभागों में विभिन्न पदों पर कार्य करना, तो ये सारे जो हैं अवसर हैं आतिथ्य के लिए। शैक्षणिक अगर आप क्वालिफिकेशन के द्वारा भी इन पदों पर काम कर सकते हैं, ठीक है, इनके लिए पढ़ाई भी कर सकते हैं। विशेषज्ञता और उद्यमशीलता में भी विकल्प है, आप देखें तो आतिथ्य क्षेत्र में संबंध सेवाओं में विशेषज्ञता और स्व उद्यम भी आप कर सकते हैं, यानी नौकरी भी कर सकते हैं और खुद का भी जो है बिजनेस कर सकते हैं इसके अंदर। गृह व्यवस्था में उद्यमशीलता आप कर सकते हैं, यानी कॉर्पोरेट तथा कार्यालयों या संस्थाओं के लिए हाउस कीपिंग सेवाओं के ठेके ले सकते हैं। तो बड़ी बड़ी जो संस्थान है वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, हाउस कीपिंग संबंधी जो ठेके वगैरह हैं वो ले सकते हैं, ठीक है। तो किसी बड़ी संस्था से जुड़ सकते हैं। आंतरिक सज्जा, फूलों की सजावट व आंतरिक सज्जा सज्जाकार के रूप में कार्य कर सकते हैं, ठीक है, यानी किसी भी एक होटल में आंतरिक सज्जाकार, फूल वगैरह डेकोरेशन वगैरह काम कर सकते हैं। आपूर्ति और सेवा, फूलों की आपूर्ति आदि के लिए उद्यमशीलता के अवसर हैं, ठीक है। इवेंट प्रबंधन कर सकते हैं आप, संगठनों के अंदर विषय वस्तु आधारित कार्यक्रम प्रबंधन विशेषज्ञ के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो जो भी संस्था होती है उसमें बहुत सारी संस्थाओं में बहुत सारे इवेंट होते हैं, तो उस इवेंट को मैनेजमेंट करने का भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं ये भी जो है आपके करियर के विकल्प हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई कमेंट है तो जरूर करें। धन्यवाद।